नमस्कार मित्रों, हम इस चैनल पर बैंकिंग और फाइनेंस के बारे में अलग अलग विषयों पर बात करते आ रहे हैं। आज हम बात करेंगे रिजर्व बैंक के सीआरआर और एसएलआर के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बैंकों का मेन बिजनेस जो है जनता से जमा प्राप्त करना और जो पैसा प्राप्त हुआ उसको जनता में लोन के रूप में अधिक ब्याज दर पे बांटना और वो जो ब्याज दर का डिफरेंस है उससे इनकम जनरेट करना, यही बैंक का मेन बिजनेस है। तो बैंक ये चाहेगा कि जितने भी रिसोर्सेज उनके पास अवेलेबल हैं उनको अधिक से अधिक मात्रा में मार्केट में लोन के रूप में वितरित किया जाए ताकि अपना लाभप्रदता को, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को अधिक से अधिक बढ़ाया जा सके। लेकिन इस अंधी दौड़ में ये भी जरूरी है कि जनता का विश्वास कायम रखा जाए और जब भी डिपॉजिट अपना पैसा मांगना है तो उसे पैसा मिल जाए। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए रिजर्व बैंक सभी बैंकों पर नियंत्रण रखता है और नियंत्रण करने के लिए अलग अलग तरह के कार्यकलाप करता है, अलग अलग नियंत्रण के तरीके उपयोग करता है। तो सबसे पहले हम आज बात करेंगे कैश रिजर्व रेशो, जिसे सीआरआर कहते हैं। अब सीआरआर के लिए आरबीआई को शक्ति दी गई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के सेक्शन 42 के अनुसार। उसके अनुसार रिजर्व बैंक इसका परसेंटेज फिक्स कर सकता है, जो कि वर्तमान में 4.50% है। अब इशू ये आता है कि इसका कैलकुलेशन कैसे होता है। तो सीआरआर कैलकुलेशन के लिए बैंक ने एक प्रक्रिया तय की है जिसमें बैंक के पास उपलब्ध नेट डिमांड और टाइम लायबिलिटीज को कैलकुलेट किया जाता है। नेट डिमांड और टाइम लायबिलिटीज क्या है? जो भी बैंक के पास ऐसी जमाएं जो कि मांगने पर देय होती है, जब भी आप चाहें निकाल सकते हैं, उसको डिमांड लायबिलिटी कहते हैं, जैसे करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। उसी तरह जब हम फिक्स डिपॉजिट में पैसे जमा करते हैं तो एक निश्चित समय के पश्चात ही वो देय होता है, तो उसको हम टाइम लायबिलिटी कहते हैं। वो 6 महीना हो सकता है, 1 साल हो सकता है, 2 साल हो सकता है या 10 साल तक भी हो सकता है। तो इसका अलग अलग टाइम पीरियड होता है, इसलिए इसको नेट डिमांड और टाइम लायबिलिटीज कहते हैं। बैंक के पास डिपॉजिट के अलावा दूसरी लायबिलिटीज भी होती है, जैसे बोरोइंग है। तो उसमें कुछ ऐसी बोरोइंग है जो कि इसमें गिनी जाती है और कुछ बोरोइंग एग्जम्प्टेड कैटेगरी में आती है। तो एग्जम्प्टेड कैटेगरी में आरबीआई ने कुछ विशेष मदों को एग्जम्प्ट किया हुआ, जिसमें पहला है कैपिटल फंड्स, दूसरा रिजर्व सरप्लस, तीसरा स्पेसिफाइड बोरोइंग्स, चौथा रीफाइनेंस अवेल्ड फ्रॉम आरबीआई, नाबार्ड, सिडबी, इस तरह के जो रीफाइनेंस होते हैं उसको एग्जम्प्ट किया गया था। तो मोटे तौर पर देखा जाए तो डिपॉजिट ही ऐसा बचता है जो कि उसमें कैलकुलेट होता है। उसके अलावा कुछ अदर लायबिलिटीज होती है जो भी उसमें काम आती है, जैसे इंटरेस्ट एक्रूड और कुछ दूसरे छोटे मोटे जो प्रोविजंस होते हैं वो आते हैं। तो इस तरह है, जब बैंक अपना कैलकुलेशन कर लेता है कि मुझे कितना देना है, उतना कैश आरबीआई के पास हर बैंक को जमा करना होता है। उसे हम कैश रिजर्व रेशो कहते हैं। अब कैश रिजर्व रेशो के द्वारा आरबीआई मार्केट में मुद्रा की उपलब्धता को नियंत्रित करता है। जब आरबीआई को लगता है कि मार्केट में पैसे की शॉर्टेज है, मुद्रा की कमी है, तो कैश रिजर्व रेशो को कम कर देता है ताकि बैंक के पास फंड ज़्यादा उपलब्ध हो और वो जनता में उसका लोन के रूप में वितरण कर सके। दूसरा रेशो जो हमने बात कर रहे हैं वो है एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो आरबीआई डिसाइड करता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1934 के सेक्शन 24 के अनुसार। उसमें दी गई शक्तियों के अनुसार आरबीआई समय समय पर इस रेशो को चेंज करता रहता है। वर्तमान में इसका रेशो 18% है, जो कि नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी एनडीटीएल का 18% रहता है। जैसा हमने बात किया, सीआरआर में प्रत्येक बैंक को
अपना NDTL का निश्चित प्रतिशत RBI के पास जमा रखना होता है। SLR में RBI के पास जमा नहीं रखना होता है, बल्कि अपने पास ही रखना है, लेकिन वो नेट डिमांड टाइमिलिटी का 18% एक अप्रूव्ड सिक्योरिटीज के रूप में, जो कि RBI डिसाइड करता है कौन सा गवर्नमेंट सिक्योरिटी SLR के लिए अप्रूव्ड है, उसमें रखना है। उसके अलावा जो बैंक के पास उपलब्ध कैश, यदि कोई गोल्ड है तो वो, और CRR में जो रिक्वायरमेंट से ज़्यादा यदि कैश रखा है तो वो भी SLR के लिए काउंट होगा। तो ये जो कंपोनेंट्स हैं उनका सभी का टोटल 18% होना चाहिए, टोटल नेट डिमांड टाइमिलिटीज का। अब हम बात करते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस ये है कि CRR जो है वो RBI के पास जमा रहता है, जबकि SLR में जो भी चीज है वो बैंक के अपने पास रहता है। CRR लिक्विडिटी के लिए काम आता है, जबकि SLR सॉल्वेंसी के लिए काम आता है, ताकि जब भी जरूरत पड़े तो उन इन्वेस्टमेंट्स को, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को एनकेश कराकर जनता का पैसा मांगने पर लौटाया जा सके। इसमें लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी, ये दोनों चीजें आती हैं। दूसरा बड़ा डिफरेंस, CRR में जो भी पैसा बैंक के पास जमा है उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है, ये बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी पर इफेक्ट डालता है, जबकि SLR में जो भी पैसा है उस पर बैंक इंटरेस्ट अर्न करता है, इसलिए बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी पर असर नहीं करता। वो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है। तीसरा जब बात करते हैं तो CRR इंटरेस्ट रेट पे डायरेक्ट अफेक्ट करता है, जबकि SLR इंटरेस्ट रेट्स को इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है। इसलिए ये तीन बड़े बड़े डिफरेंस हैं जो कि CRR और SLR में हैं। तो मित्रों, मैं उम्मीद करता हूं कि SLR और CRR के बारे में आपको पूरा क्लैरिटी आ गई होगी, और इसके बारे में यदि आपके कोई सुझाव हो तो आप हमें दीजिए, और हम अगली बार कोई दूसरा विषय लेकर आपसे इस बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।